हेलो हेलो, क्या हाल चाल बच्चा पार्टी। चलिए बेटा, तो आज हम आ चुके हैं आपके साथ एज प्रोमिस्ड विद चैप्टर नंबर 12 ऑफ योर क्लास 8। तो भैया आज की क्लास में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जो फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है बेटा आपका, उसको खत्म कर रहे होंगे। और ये जो कहानी है ये बड़ी ही मजेदार होगी बेटा। आई कैन अश्योर यू गाइस कि फ्रिक्शन बहुत ही आसान और शरीफ सा टॉपिक है। जनरली आप 8th के बाद सीधा बेटा 11th क्लास के अंदर जाके फ्रिक्शन को पढ़ोगे। तो हम कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में एटलीस्ट पूरा रोड मैप बना लें अपने स्कूल के बेहतर मार्क्स के लिए, और साथ के साथ एक इतना बेहतरीन लेआउट बना के मैं आपको दे सकूं कि आप जब 11th क्लास में जाओगे तो यू विल फील कि हाँ, जो सर ने 8th में पढ़ाया था वो सारी कहानियां अब हमें याद हैं। तो फिर आपको फ्रिक्शन के सवाल करने में बेटा ईज आएगी। ये टॉपिक इसलिए बहुत अहम है क्योंकि बेटा ये जो टॉपिक है ये जेई नीट और ये जो ओलंपियाड्स होते हैं आपके, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा वेटेज रखता है। इट इज हैविंग अ वेटेज ऑफ अराउंड 8 to 10 मार्क्स यू कैन कंसीडर। ये मिक्स होके बेटा बहुत सारे सवालों में फिजिक्स में आपको दिखेगा जब आप अपने 11th क्लास में पहुंचोगे। देन यू विल रियलाइज कि सर ये मोशन, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, हर जगह ये सर मिक्स रहता है। तो इट इज अ टॉपिक जिसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही जरूरी है बच्चों। तो विद द सेम स्पिरिट कहानी को स्टार्ट करते हैं बेटा, और आप लोग भी तैयार हो जाइए। टेक योर पेन एंड कॉपी, आपके एग्जाम आ रहे हैं तो प्लीज एक वीडियो अच्छे से देख लीजिए, आप अपने नोट्स बना लीजिए मेरे साथ। और एक प्रॉमिस मैं कर सकता हूं आप लोगों से कि जैसे ही आप ये टॉपिक खत्म कर लोगे यू कैन स्कोर इजिली फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स, क्योंकि तुम्हारे भैया ने सारे टॉपिक्स को इनकलकेट किया है, सारे क्वेश्चंस को इनकलकेट किया है, जो जो आपसे पूछा जा सकता है हर चीज मैंने पूरी डाली हुई है। और बहुत ही क्रिस्प टॉपिक रहेगा, आपको एकदम भी टेंशन नहीं लेना है। हार्डली वी विल टेक 1 आवर, है ना, 1 घंटे में लगभग हमारा, जैसे हमने हम लोगों ने बेटा चैप्टर नंबर 1 भी कर लिया फिजिक्स का, दैट इज आपकी बुक का चैप्टर नंबर 11, नाम है फोर्स एंड प्रेशर, राइट। तो उसको हमने कंप्लीट किया था। आज की सीरीज में हम लोग फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, और आपकी किताब के हिसाब से, आपकी एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से इट इज चैप्टर नंबर 2, राइट। एज प्रोमिस कुछ बच्चों के पास न्यू एनसीईआरटी आई हैं, तो उसमें जो जो चेंजेस हैं बेटा मैं एक बार अपनी ओल्ड एनसीईआरटी की सारी चैप्टर्स को करने के बाद विल स्टार्ट द न्यू एनसीईआरटी एज वेल। डोंट वरी, हम उसका भी पार्ट ले लेंगे। लाइट के अंदर मैं स्फेरिकल मिरर्स वो सारी कहानी इनकलकेट करके आपको करा दूंगा। सो दैट इज माय प्रॉमिस। अब बेटा आगे बढ़ते हैं। क्या कहानी है आप मेरे को जानते हो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में कहानी करी थी। मेरा नाम मोनू धाकड़ है और मैं बेटा फिजिक्स का मास्टर टीचर हूं एट शिक्षा क्लासेस। सो लेट्स बिगिन द क्लास। बच्चों क्या करना है भैया, सर आज की क्लास में आपने कही है मजेदार होगी क्लास, तो पहले हमें बताइए टारगेट। ये बेटा आपको अपनी लाइफ में भी सीखना है, और हम लोग ट्राई करेंगे कि हर दिन जब ये डिस्कशन करें तो हम इन बातों पे जा पाए कि सर जब भी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं वी मस्ट हैव अ हैबिट कि आज हमें करना क्या है। अगले 1 आवर में वी कैन हैव दैट करेज कि सर हम पहले लेआउट अपना बना लें, हम पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें, अपने टारगेट्स को सेट कर लें। तो अभी हम क्या कर रहे हैं सर, अभी हम अगले 1 आवर में क्या करने वाले हैं वो टारगेट्स एक बार लॉक करते हैं अपने, देन विल स्टार्ट आवर प्रिपरेशन। और कहानी में बेटा क्या करना है सर, सबसे पहले आप हमें बताओगे व्हाट इज फ्रिक्शन। एक बार जब फ्रिक्शन हो जाएगा बेटा देन आई विल टेल यू कि फ्रिक्शन आता क्यों है, व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मीनिंग क्या है, फ्रिक्शन आता कैसे है। और जब ये हो जाएगा देन विल स्टार्ट कि सर फ्रिक्शन समझ आ गया, फ्रिक्शन आया कहां से, उसका ओरिजिन समझ आ गया, कारण समझ आ गया। नाउ वी विल स्टार्ट डेवलपिंग अ सेंस हाउ दिस फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज्ड। इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन, डिक्रीजिंग द फ्रिक्शन, इसकी कहानियां पढ़ेंगे। और जब ये कहानी पढ़ेंगे तो एक साइंस का टेक्निकल टर्म हम लोग सीखेंगे, नॉर्मल फोर्सेस बेटा। वहां पे हम लोग बात करेंगे सम फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द फ्रिक्शन। जब ये कहानी हो जाएगी बच्चों तो उसके बाद विल रीच टू अ स्टोरी जहां मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा कि फ्रिक्शन जो है बेटा ये हमारा सबसे बेहतर दोस्त है, क्योंकि ये हमारी लाइफ में बहुत सारे काम ऐसे करता है जो अगर नहीं होते तो मी एंड यू कैन नॉट बिलीव और इमेजिन आवर लाइफ एज वेल, राइट। माचिस जलाने से लेके जमीन पर चलने से लेके इवन मोर देन दिस ऑल, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं विच रिक्वायर्स अ ग्रेट सेंस ऑफ फ्रिक्शन, जहां पर फ्रिक्शन हमारी मदद करता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता बेटा तो आप पेपर पे लिख नहीं सकते, मैं और आप सब लोग ग्राउंड्स पे चल नहीं सकते, और हम क्रिकेट नहीं खेल सकते, एंड मैनी मोर। बहुत सारी कहानी है जो इस फ्रिक्शन के इर्द गिर्द घूमती है। सो
वंस वी आर डन विद व्हाट इज फ्रिक्शन, कॉज ऑफ फ्रिक्शन, सर व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिक्शन, फिर हम पढ़ेंगे भैया फ्रिक्शन दोस्त है या दुश्मन है। फ्रेंड मतलब सर दोस्त, एविल मतलब सर फुई की बात हो रही है, दुश्मन, और ये दोनों हैं। आई विल टेल यू गाइज विद द रीजंस, और हम लोग एकदम अच्छे से ये भी सीखेंगे कि एग्जाम के अंदर हाउ टू राइट द परफेक्ट आंसर्स, राइट। एंड विद द सेम स्पिरिट लेट्स बिगिन द क्लास, क्योंकि हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, राइट। एक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने ले लिया है कि क्या करने वाले हैं क्लास के अंदर। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फ्रिक्शन की मैं बात बता चुका हूं आपको, और फाइनली बेटा आखिरी टॉपिक जो होगा आपका दैट विल बी फ्लूइड फ्रिक्शन, कि जब आप फ्लूइड के अंदर जाओगे तो फ्रिक्शन लगता है, तो उसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहेंगे। मैं आपको समझाऊंगा फ्लूइड्स क्या है, सारी कहानी, डोंट वरी। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट बेटा। पहली कहानी आपको याद करनी है। अच्छा एक बात सोच बेटा, मान ले कल वाली कहानी में मैंने आपको बोला था कि व्हेन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ स्टंप, और हमारे साथ हमारे कार्तिक और नैन्सी करके दो बच्चे थे, और उन्होंने क्या करा, जंगल से एक लकड़ी का टुकड़ा उठा के स्टंप बना लिया था। अच्छा एक बात बताइए बेटा, अगर instead of that small piece of wooden, if there would have been a very large or giant piece of wooden, एक बहुत बड़ा लकड़ी का गट्ठा होता, टुकड़ा होता, या एक बहुत बड़ा बॉक्स होता, so what you feel, क्या नैन्सी और कार्तिक या उसका ग्रुप मिलके उसको बेटा चला पाता? आप कहोगे सर एटलीस्ट वी कैन ट्राई, राइट। बीइंग अ ह्यूमन हमारा फर्ज है कि हम लोग एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हैं कि सर हो पाता कि नहीं हो पाता। तो हम क्या कहेंगे कि सर हमारे ही बीच से एक दोस्त गया हमारा, और उसने इस बड़े से बॉक्स को पुश करने की कोशिश की है। व्हाट इज हैपनिंग हियर, सर ये है। अच्छा कल वाली बात बताएंगे बच्चे, क्या बच्चों को याद है कि सर ये जो है ये बॉक्स है, ये क्या है सर, बॉडी, बॉक्स जो है बॉडी। सर एजेंट कौन है, सर यहाँ पे ये बच्चा जो है इट इज एजेंट। अरे याद करिए सर, कल की क्लास में सिखाया था एजेंट एंड बॉडी, राइट। सर दिस एजेंट और दिस बॉय इज अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस बॉक्स, ऐसे एकदम से, और जब ये फोर्स लगा रहा होगा तो फिर आप क्या कहोगे, सर ये बॉक्स मूव करना चाहिए। बट ही इज सेइंग, लुक व्हाट ही इज सेइंग, इट इज वेरी हार्ड टू पुश द बॉक्स। बच्चा कह रहा है कि ये बॉक्स तो बहुत ज्यादा भारी है, आई एम अनेबल टू पुश इट, राइट। और जब ये लग रहा है आपको कि इतनी भारी चीज, अच्छा ये बेटा घर पे भी आपके साथ होता है। जब घर पे कोई बहुत हैवी अलमीरा को या लेट्स से बेड को आपको शिफ्ट करना होता है, अ बेड विच इज, अच्छा जनरली ऐसा होता है ना इंडियंस में कि सर घर पे अगर वी आर हैविंग अ बेड तो उसके अंदर मम्मी और दादी बहुत सारा सामान पैक करते जाते हैं। शादियों में जो जो गिफ्ट आए हैं घर पे वो सब के सब 2-4 साल से पैक होते जा रहे हैं, राइट। घर में पुरानी चीजें यूज हो रही हैं, सर वी आर स्टोरिंग ऑल द न्यू आर्टिकल्स, ऑल द गिफ्ट्स विच आर कमिंग टू आवर हाउस। और सर वो बेड एकदम फुल हो चुका है, एकदम फुल। और फिर एक दिन अगर मान लीजिए आपका मन हुआ कि लेट मी हैव माय बिलोंगिंग्स, आपकी बॉल या कोई चीज बेड के नीचे है और आप निकालना चाहते हो यार, सो व्हाट यू विल डू, सर आई हैव टू शिफ्ट द बेड। बट भैया बेड को आप नहीं शिफ्ट कर सकते, क्योंकि उसमें मम्मी जी और दादी जी का खजाना रखा हुआ है, राइट। और जब आप ये चीजें सीखोगे देन यू विल रियलाइज, हाँ जी सर, इट इज वेरी हार्ड टू पुश समटाइम्स सम थिंग्स, समटाइम्स इट इज वेरी हार्ड टू पुश द थिंग्स, ऑफ कोर्स। और ये कहानी जो है कि सर ये जो दादी मम्मी जो बॉक्स वाली है, बेड वाली आपने कहानी बताई है, इससे फीलिंग आने लग गई है कि कभी कभी तो ऐसा होगा कि कुछ बॉडीज को शिफ्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, राइट। अच्छा सर एक बात सोचिए, अगर ये सामान निकाल दिया जाए तो फिर शिफ्ट किया जा सकता है? ऑफ कोर्स सर, फिर तो किया जा सकता है। इसका मतलब सर इसके अंदर कितना वेट है वो भी मैटर कर रहा है कि ऑब्जेक्ट चल पाएगा कि नहीं। हाँ जी सर, ये भी बात है। अच्छा दूसरी बात सोचिए, अगर आपके घर पे ये बेड जो है बेटा ये एक परफेक्ट मार्बल फ्लोर पे रखा होता, अगर मैं कहता हूं बेटा ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, लेट्स सी आपका ही बेड है और इट हैज बीन केप्ट ओवर अ मार्बल फ्लोर, अगर आप मार्बल के फ्लोर पे रखोगे और लेट्स से यू हैव केप्ट सम पाउडर एज वेल, एकदम स्मूथ फ्लोर बना दिया है आपने, तो व्हाट यू फील, क्या चांस ज्यादा है कि ये रोल कर जाएगा? बच्चे कहेंगे सर सेंस तो आ रहा है, सर फीलिंग तो आ रही है कि इट विल स्लिप्स, इट विल स्टार्ट मूविंग। और अगर मैं इस बॉक्स को बेटा मिट्टी की सतह पे रख देता हूं, एक कच्चे फ्लोर पे रख देता हूं, अ फ्लोर विच इज मेड ऑफ सॉइल ओनली, राइट, इट इज नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ कंक्रीट्स और मार्बल्स और द टाइल्स, तो सर बहुत हार्ड हो जाएगा सर, फिर तो सर जमीन में एकदम चिपक जाएगा बक्सा। तो बच्चा पार्टी दो बात सीख पा रही है कि सर देखो, पहली बात जो आप कह रहे हो कि वेदर द ऑब्जेक्ट विल बी इन मोशन और नॉट, even after applying a lot of force with the help of agent, it depends purely on two things,
फर्स्ट थिंग व्हाट इज द वेट इनसाइड दिस बॉडी, एंड सेकेंड थिंग व्हाट इज द नेचर ऑफ द सरफेस। और यहीं से कहानी स्टार्ट होती है कि जब भी हमने इस बच्चे ने इस ऑब्जेक्ट को बेटा फोर्स लगाया, देखो किधर आपको मैंने एरो दिखाया हुआ है, इधर। जब भी आपने लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर बेटा, जब भी आपने ऐसे लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगा रहा है, ये बच्चा ऐसे फोर्स लगा रहा है लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर, और जब ये फोर्स लगा रहा है तो क्या हो रहा है, बॉक्स मूव नहीं हो पा रहा है। एंड ही इज सेइंग कि बहुत हार्ड है करना इसे मूव। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो सरफेस आप देख रहे हो ना, इस सरफेस में यहां पे इंटरलॉकिंग हो गई है। सर ये क्या नाम दे दिए आप? अरे कितने बच्चों को याद है जब हम बाइसिकल चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो जो साइकिल का चेन होता है, द चेन ऑफ अ बाइसिकल विच फिक्स्ड ऑन द एक्सल, पीछे के टायर पे देखना बेटा, ऐसे ऐसे छोटे छोटे हुक्स होते हैं, उसके अंदर फिक्स हो जाती है वो। दैट इज कॉल्ड इंटरलॉक्ड, राइट। आप अपनी फिंगर्स पे ऐसे ले सकते हो एंड डू दिस वन, आप ऐसे करिए और उसके बाद ऐसे खींचिए, यू हैव इंटरलॉक्ड योर फिंगर्स। सो इंटरलॉकिंग होने का मतलब है, आप हो गए अच्छा लिसन। कभी कभी बच्चा पार्टी ये भी सोच सकती है कि सर आई एम हैविंग मार्बल फ्लोर, द बेड इज ऑल्सो वेरी न्यू, सर इसमें तो गड्ढे हैं ही नहीं, सर आई कैन नॉट सी एनी सॉर्ट ऑफ ग्रूव्स एंड ऑल, हाउ यू कैन से सर दे आर गेटिंग इंटरलॉक्ड। मैं कहूंगा बेटा आपको जो दिखता है वही नहीं होता है जमाने में। आपको तो दूध और दही इतना प्यारा दिखता है कि हम डेली खाते हैं, बट वंस यू विल लुक एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल, बेटा आप दही खाना बंद कर दोगे, ट्रस्ट मी। आई एम सेइंग दैट इज गुड बैक्टीरियाज, बहुत हेल्दी चीज होती है कर्ड, बट वंस यू विल लुक इन द माइक्रोस्कोप आपका मन भर जाएगा, अरे सर इसके अंदर क्या क्या रनिंग हो रहा है सर, है ना। बहुत छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं विच आर रनिंग इनसाइड द कर्ड, और उसे हम यूज करते हैं, दे आर गुड बैक्टीरियाज फॉर अस, दैट्स व्हाई वी आर ईटिंग देम। बट यू गाइज हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि सर हमें जो फ्लोर दिख रहा है, जितना चिकना जितना स्मूथ उतना नहीं है वो। जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे देन यू विल गेट टू नो कि सर इट इज हैविंग लॉट ऑफ ग्रूव्स, इट इज हैविंग लॉट ऑफ हम्स, बहुत सारे गड्ढे होंगे, बहुत सारी उठी हुई सतह होंगी, छोटी छोटी स्पाइक्स होंगी। सो दैट इज द फंडामेंटल स्टोरी वी हैव। सर सीधी बात बताइए मतलब क्या है? मैं कह रहा हूं बेटा फ्रिक्शन का सीधा मतलब है जब किसी ऑब्जेक्ट को हमारा बच्चा आगे के लिए पुश करना चाह रहा है पूरी दम से, और ये बॉक्स नहीं चल रहा है, इसका मतलब है कि ये बॉक्स तो जाना चाहता था इधर, लेट मी टेक ग्रीन कलर हेयर, ये बॉक्स तो बेटा जाना चाहता था देखो इधर आगे, पर ये सरफेस कह रही है मैं इंटरलॉक्ड हूं इधर, तो ये सरफेस कह रही है तुम नहीं जा सकते। एम आई मेकिंग सेंस? तो जब भी कोई बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर चलना चाहती है, इसको हम बोलते हैं बेटा रिलेटिव मोशन। ऐसे मान लीजिए दिस इज अ मोबाइल फोन और दिस इज माय हैंड, और अगर मैं चाहता हूं कि ये मोबाइल फोन इस हाथ के ऊपर चलेगा, तो आप कैसे कहोगे? सर ये एक हाथ आपका, ये मोबाइल एक आपका, और ये कैसे चलेगा? आप सर इसको ऐसे टच करोगे, फिर ये ऊपर जा रहा है। जब ये ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है? ये हाथ और ये फोन दोनों बेटा मोशन कर रहे हैं, दोनों ऐसे मोशन कर रहे हैं रिलेटिव टू ईच अदर। फोन हैंड के रिलेटिव चल रहा है, हैंड फोन के रिलेटिव चल रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। तो जब भी देयर आर टू बॉडीज, लाइक व्हेनेवर वी आर हैविंग टू बॉडीज एंड दे आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, इट मींस दे आर डूइंग अ रिलेटिव मोशन। और हर रिलेटिव मोशन में सरफेस का जो कांटेक्ट में है, उन सरफेस का फर्ज बनता है दे आर बाउंड टू अपोज द मोशन। वो हमेशा मोशन का अपोज करती हैं, मना करती हैं, और ये जो मना करने की ताकत है, जितनी ताकत से वो रोका जा रहा है, उसको बोलते हैं बेटा हम लोग फ्रिक्शन। तो सर सिंपल बात आप ये कहना चाहते हो कि जो बचपन में हमारे साथ हो रहा था, देखो हमारा ये जो कार्तिक नाम का बच्चा था कल, कार्तिक क्या गया बेटा? कार्तिक जो बचपन में पार्क में जाता था, और जब कार्तिक पार्क में गया है घूमने के लिए, तो ऑफ कोर्स जब हम बच्चे हैं तो सर हमारा मन करेगा कि पार्क में जाके वी विल प्ले अ लॉट, मस्ती करेंगे बहुत सारी। और कार्तिक बेटा सुबह 6 बजे तैयार होके नहा धो के और मम्मी से बोल के आया है कि मम्मी मैं आता हूँ दोस्त से मिलके, और कार्तिक हमारा चला गया बेटा कहाँ पर? पार्क में। नाउ कार्तिक इज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड, एंड फाइनली व्हाट हैपेंस, जब कार्तिक भैया स्लाइड से नीचे आ रहा है, सो अनफॉर्चुनेटली बेटा कार्तिक हैज डिस्ट्रॉयड द पैंट। कार्तिक का बेटा पैंट फट गया पीछे से साइड से हल्का सा। कैसे? सर जब इसके ऊपर ये स्किड कर रहा था तो ये जो सरफेस है इट इज वेरी रफ। पुराना स्लाइड था सर ये पार्क में, सर पब्लिक पार्क है, पुराना एकदम पुराना हो गया था सर ये, और इसमें छोटे छोटे गड्ढे थे। और जब हमारा बच्चा कार्तिक इसके ऊपर स्लाइड करके आया ऐसे ऊपर से नीचे, तो क्या हुआ? सिंस ही वॉज स्लाइडिंग अगेन एंड अगेन, और द पेंट वॉज क्वाइट वीक एंड सोफिस्टिकेटेड, एकदम मुलायम और नाजुक पेंट थी भैया, और गलती से क्या होगा कि सर ये डैमेज हो गई। तो नाउ लुक एट द फेस ऑफ कार्तिक। कार्तिक एकदम दुखी है बेचारा, राइट?
हाँ, तो कार्तिक इज क्वाइट सैड है, तो कार्तिक इज इन अ मूड कि सर आई हैव डैमेज्ड माय पेंट व्हाइल आई वाज प्लेइंग, राइट। अच्छा, वेरी सिमिलर सिचुएशन, ये सब फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। मैं आपको एक फीलिंग दे रहा हूं कि व्हाट इज अ फोर्स, व्हाट इज अ फ्रिक्शन। तो जब ये बात आएगी फ्रिक्शन इज अ फोर्स, नथिंग, फोर्स की जब बात आएगी तो यहां पे कौन सा फोर्स है सर, इट इज फ्रिक्शन ओनली। कौन अपोज कर रहा है, फ्रिक्शन। सर कैसे, मैं कह रहा हूं बेटा देख, इस सरफेस पे एक सरफेस कौन सी है, सरफेस नंबर 1 सर स्लाइड की, सर दूसरी सरफेस सरफेस नंबर 2 सर कार्तिक का पेंट, कार्तिक के पेंट की सरफेस, व्हेन दे बोथ विल स्लाइड ओवर ईच अदर, तो भैया दोनों जब रब करेंगी तो क्या होगा सर, पेंट नीचे जाना चाहता है कार्तिक को लेके और सरफेस कहती है आप मत जाइए, राइट, तुझसे ना जाइए जी। तो फिर क्या होगा, when this surface will try to oppose the motion, ये भैया क्या करेगी, हीट डेवलप करेगी, क्योंकि जब दो चीजें टकराती हैं तो क्या होगा, हीट विल बी प्रोड्यूस्ड, और इस हीट की वजह से द पेंट विल गेट डैमेज्ड। सेम कहानी आपने देखा होगा कि आपके घर में जनरली जो बड़े भैया होते हैं, अक्सर ऐसा होता है ना, हर घर में जो बड़े भाई हैं और व्हेन ही इज इन द एज ऑफ 11 10th 11th 12th क्लास, तो उनको स्टंट्स करने का बड़ा मजा होता है ना, दे आर हैविंग दैट डिफरेंट हाइप के घर के आगे आके स्कूटी को नचाना, राइट, कार से कभी ड्रिफ्ट मार देना, क्योंकि बच्चों ने मूवीज में देखा हुआ है और वो एज ऐसी है कि डेयरिंग करना है। तो जब भी पापा मम्मी नहीं है और उनको मौका मिलता है, सो दे विल स्टार्ट डूइंग देयर स्टंट्स, राइट। तो ये जो कहानी है कि व्हेन यू विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ स्टंट्स विद द हेल्प ऑफ योर बाइक, तो बेटा कुछ ऐसा आपने धुआं उड़ता हुआ देखा होगा, और ये जो है, ये जो टायर है, इट विल डैमेज अ लॉट, राइट। इसकी बहुत सारी कवरिंग खराब हो जाती है, एकदम निशान पड़ जाते हैं रोड पे। आई होप यू गाइज हैव सीन द सेम सिनेरियोज। अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे भी एक सरफेस है जिसको आप कह सकते हो रोड। यहाँ पे क्या है बेटा, ये जो सरफेस है इट इज अ रोड सरफेस, और दूसरी सरफेस क्या है बेटा, दूसरी सरफेस है सर टायर की सरफेस। और टायर की सरफेस और रोड की सरफेस जब दोनों एक दूसरे से टकराती हैं तो क्या होता है भैया, अपोज करती हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, स्किडिंग हो के टायर की हेल्थ खराब होती है, टायर हमारा छिन जाता है, खराब हो जाता है, बेकार हो जाता है, एकदम छिन जाता है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। तो ये पूरी स्टोरी है बेटा फ्रिक्शन की, ये फीलिंग लेना ही जरूरी है, इसलिए मैंने बहुत सारा टाइम लिया है आपको ये कहानी सुनाने में। अब आपके टॉपिक बहुत इजी हो जाएंगे। स्कूल में क्या लिखना है, मैं कहूंगा बेटा स्कूल में जैसे ही कोई आपसे पूछता है व्हाट इज अ फ्रिक्शन, बच्चा पार्टी को सिंपल बोलना है। पहली बात सर, फ्रिक्शन इज अ फोर्स, नथिंग एल्स। फ्रिक्शन कुछ भी नया नहीं है, ये केवल और केवल एक फोर्स होता है, और ये क्या करता है, इट अपोज द रिलेटिव मोशन। तो बच्चा पार्टी हैज टू अंडरस्टैंड सर, whenever there will be a object which is moving relative to another body। कैसे सर, as I have told you guys कि मेरा मोबाइल अभी मेरे रिलेटिव दौड़ रहा था, हमारा बच्चा कार्तिक was moving with respect to slide, और टायर जो है बाइक का that was moving with respect to road। तो सर ये जो सारी सिचुएशन आपने बताई हैं, in all the situations we have to understand कि whenever there is a force called friction force, so simply sir, friction is a force and sir it opposes the relative motion। relative motion मतलब क्या हो गया सर, when one body moves with respect to another body। अगर बच्चा पार्टी चाहेगी तो मैं यहां लिख भी देता हूं, relative motion का मीनिंग क्या होता है सर, when one body मूव्स। आप बेटा 11th क्लास में जाके इसको बहुत अच्छे से सीखोगे, हम सवाल भी करते हैं, रेन वाटर प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम, बहुत सारे सवाल होंगे, छाता किधर लगाना चाहिए, सब रिलेटिव मोशन में आप लोग सीखोगे, डोंट वरी। सो अभी सिंपल मीनिंग समझना है कि व्हेन वन बॉडी मूव्स विद रेस्पेक्ट टू, WRT इज विद रेस्पेक्ट टू अनदर बॉडी, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन, राइट। यहां पे आप देख पा रहे हो बेटा कार्तिक क्या कर रहे हैं ना, कार्तिक ट्राइंग टू पुल दिस ऑब्जेक्ट, दिस बॉडी। तो कार्तिक ने फोर्स किधर लगाया सर, कार्तिक ने फोर्स लगाया इधर, बॉडी मूव किधर होगी, इधर। पर सर ये जो सरफेस है, विच सरफेस, दिस इज सरफेस नंबर 2 एंड वेट, दिस इज सरफेस नंबर 1। ये जो सरफेस है बेटा वुडन की सरफेस, दिस इज सरफेस नंबर 1, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगी। क्या होगी बेटा इन दोनों के बीच में, रिलेटिव मोशन। अब बच्चा पार्टी को पता है बेटा ग्राउंड तो चल नहीं सकता, तो चल कौन रहा है, ब्लॉक चल रहा है सर। जब ब्लॉक ग्राउंड के ऊपर चलेगा तो ग्राउंड क्या कहेगा,
अरे तुसी ना जाइए, तो व्हाट विल हैपन सर, इट विल अपोज द मोशन। बॉक्स इधर चलना चाहता है, इट विल अपोज द मोशन, सो सर फ्रिक्शन लगेगा पीछे। सर फोर्स है, फोर्स की तो डायरेक्शन होती है, तो ये लगेगा बेटा फ्रिक्शन। दिस इज द कॉन्सेप्ट वी हैव। आई होप बच्चा पार्टी को समझ आ गई कहानी। तो व्हाट इज फ्रिक्शन की जब भी कहानी आएगी प्लीज आप याद रखिए, फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोज द रिलेटिव मोशन। एक क्यूट सा छोटा सा डायग्राम बना देना, दिखा देना ऑब्जेक्ट राइट जा रहा है, ग्राउंड सरफेस पे रखा हुआ है, तो सरफेस इसको रोकेगी, मतलब ये अपोजिट में फोर्स लगाएगी हमेशा। डन। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट प्लीज देखते रहना बेटा। अगली कहानी जब आएगी बेटा तो यू विल पे अटेंशन एट समथिंग कॉल्ड कॉज ऑफ फ्रिक्शन। सर ये तो समझ आ गया कि फ्रिक्शन क्या होता है, पर ये फ्रिक्शन आया कैसे? हु इज द अल्टीमेट प्रोवाइडर और क्रिएटर ऑफ दिस फ्रिक्शन? कैसे बनता है ये? तो बच्चों दो बातें याद रखनी है। ऑफ कोर्स किताबों में आप भिन्न भिन्न चीजें पढ़ते हो, पर ट्रस्ट मी वो जो चीजें आप पढ़ रहे हो वो आपको बड़ी क्लासेस में जाके परेशान करेंगी, क्योंकि उनका कोई सर पैर नहीं है। मैं आपको जो पॉइंट्स लिखा रहा हूं दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू कैन अंडरस्टैंड, और यही याद रखना है, क्योंकि अगर ये याद हो गया तो आपको सब चीजें फिर सीनियर क्लास में इजी जाएंगी, राइट? तो ये एकदम बेसिक कहानी है कि जब फ्रिक्शन की बात करेंगे, सब फ्रिक्शन आता क्यों है? फ्रिक्शन अराइजेज बिकॉज ऑफ टू रीजंस, और वो रीजन हम बेटा पहले बॉक्स वाली कहानी से सीख चुके हैं। नथिंग टू वरी, आपको लिखना है बस ये, तो जल्दी से कॉपी कर ले बेटा ये बात पहले। व्हाट इज दिस सर? पहली बात सर, इट इज द सरफेस रफनेस। If there are two surface which was moving like this, if these two surface are rough, then what will happen? Sir, they will interlock easily, और जब interlocking बहुत अच्छी हो जाएगी तो बेटा चलना उतना ही कठिन होगा। तो आप ये कह सकते हो कि if this surface is rough, तो it implies more friction या more interlocking समझ लीजिए। When friction is low, it means interlocking is less. When friction is high, it means interlocking is great. So when surface is very rough, so there will be a lot of gaddas, right? There will be a lot of hoops, grooves, spikes and all. So they will interlock each other. और अगर स्मूथ होगी तो सर फिर ऑफ कोर्स आपको पता ही है, अगर ये स्मूथ होगी सर सरफेस, तो फिर बेटा लेस इंटरलॉकिंग होगी, लेस इंटरलॉकिंग होगी। आई होप यू गाइज आर गेटिंग दिस, राइट? तो रफ सरफेस पे मोर इंटरलॉकिंग और स्मूथ सरफेस पे लेस इंटरलॉकिंग होती है। दूसरी जो कहानी है बेटा, ये इंटरलॉकिंग की कहानी हर बच्चा जो आपके क्लास में बैठा है, एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। मेन जो दिक्कत आती है बेटा, इट अराइजेज व्हेन इट कम्स टू द सेकंड पॉइंट, और ये आपको अच्छे से समझना है। एक बात सोचिए आप, जब भी एक बॉडी को दूसरी ऑब्जेक्ट पे जोर से रखा जाता है तो सर इनके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है भैया? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, और वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के जब पास आते हैं बेटा तो कुछ चार्जेस की वजह से एक दूसरे को कुछ अट्रैक्टिव फोर्स देते हैं, उसको हम बोलते हैं एडिशन, राइट? अब ये केमिस्ट्री में धीरे धीरे यू विल रियलाइज, जब बड़ी क्लास में जाओगे, कोहेसिव फोर्स होगा, एक एडिसिव फोर्स होगा। अभी हम इतना नहीं सोच रहे हैं, बस आप इतना सोचिए कि जब दो सरफेस कांटेक्ट में होती हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करती हैं विद सम सॉर्ट ऑफ चार्जेस एंड ऑल, और उसको बोलते हैं बेटा हम मॉलिक्यूलर एडिशन। और ये जो कहानी है, जितना वेट ज्यादा होगा उतना अच्छे से एडिशन हो पा रहा होगा, तो हम इन शॉर्ट इसको एक नॉर्मल फोर्स नाम से सीखेंगे। मैंने यहां पे आपको बताया है बेटा, ये क्या है सर? ये बॉडी 1 है सर, ये बॉडी 2 है, और बॉडी 1 एंड 2 विल गेट इंटरलॉक्ड। और ये क्या है बेटा? यहां से इंटरलॉकिंग होगी, यहां क्या होगी? इंटरलॉकिंग होगी भैया। तो हियर इट विल बी इंटरलॉक्ड, और इंटरलॉक होती क्या हो जाएगा सर? फ्रिक्शन हो जाएगा। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। बढ़े आगे, बहुत शानदार। अच्छा, कुछ बच्चों को नॉर्मल में दिक्कत आएगी, विल गिव यू आइडिया। फ्रिक्शन समझा बेटा? फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोज द रिलेटिव मोशन। सर कॉज क्या है सर? दो कॉज याद रखने हैं। पहला है सर, इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरलॉकिंग ऑफ द सरफेस। इफ सरफेस इज रफ, फ्रिक्शन विल बी मोर, इफ सरफेस इज स्मूथ, फ्रिक्शन विल बी लेस। दूसरा सर, इट इज बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर एडिशन, और इसको हम नॉर्मल फोर्स से भी रिलेट कर सकते हैं। अब अगली कहानी आएगी कि सर आपने ये तो बता दिया हमें सब कुछ, आप हमें बताइए व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द फ्रिक्शन। सेम कहानी बेटा, ये पूछ रहे हैं कि प्रभावित कौन करता है फ्रिक्शन को, हाउ इट कैन अफेक्टेड, कैसे फ्रिक्शन को फर्क पड़ जाएगा, क्या क्या ऐसी पैरामीटर्स और चीजें हैं जिसको बदलने से फ्रिक्शन को फर्क पड़ता है। तो बच्चा पार्टी कहेगी सर
पहली बात तो आप अभी सिखा रहे थे सर, दैट इज नेचर ऑफ सरफेस। जब नेचर ऑफ सरफेस की बात हो जाएगी बेटा अच्छे से, तो फिर आपको ध्यान देना है विद अ सेकंड थिंग कॉल्ड स्मूथ सरफेस इज लेस फ्रिक्शन। सर अभी आपने सिखाया है। सर अगर सरफेस रफ हो गई है इसका मतलब मोर फ्रिक्शन। ये अच्छे से बना ले बेटा फ्लो चार्ट, क्योंकि ये तेरे एग्जाम में आएंगी सब चीजें। अगर तू एग्जाम में इस तरीके से फ्लो चार्ट बना देगा तो टीचर विल बी इम्प्रेस्ड और टीचर को लगेगा कि बच्चा पढ़ने वाला है, बच्चे को प्रेजेंटेशन अच्छी आती है। तो ये कहानी इसलिए लाई गई है कि आप लोग एग्जाम में ये बना पाओ, राइट। और फिर सर नेचर ऑफ सरफेस बताने के बाद जो दूसरा फैक्टर है दैट इज नॉर्मल फोर्स, और नॉर्मल फोर्स को हम वेट भी कहते हैं बेटा। अगर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो मैं आपको एक हिंट देता हूं हाउ यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दिस। यहां देखेंगे, मान लीजिए जनाब हमारे पास ये रोड है बेटा, ठीक है, ये रोड है, इधर रास्ता है, और इस रास्ते के ऊपर मान लीजिए भैया देयर इज अ बॉक्स। इस रास्ते के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है, ऐसा एक बक्सा रखा हुआ है। अब आप जब इस बक्से को देखोगे बच्चों तो आप क्या कहोगे, सर इस बॉक्स का कुछ तो वजन होगा। मैं कहता हूं बेटा मान लीजिए इसका m मास है, वेट इसका, लेट मी टेक सम डिफरेंट कलर्स। हाँ जी बच्चा पार्टी, आप कहोगे सर मान लीजिए इसका m मास है। अब बेटा देख m मास है, आई होप विजुअल है बच्चों को, ये m मास है। अगर सर मास होता है तो अर्थ इसको अपनी तरफ खींचेगी। बच्चा कहेंगे सर बिल्कुल सर, देखो आपने कल सिखाया था पेन को छोड़ेंगे नीचे जाती है, क्योंकि अर्थ ने अपनी तरफ खींचा है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नाम था उसका। तो अब क्या होगा सर, नाउ देयर विल बी टू सीन्स। सर अर्थ इसको खींच रही है नीचे, और बेटा आपको पता है देखो गांधी जी वाला जमाना अलग था। जब कोई एक चांटा देता था तो वी वर हैविंग अ हैबिट कि सर अगर कोई एक चांटा दे तो दूसरा कर दो, है ना। तो अहिंसा परमो धर्म जो कहानी है दैट इज इन द बुक्स ओनली। हम बाय नेचर ऐसे नहीं हो सकते, बिकॉज ह्यूमंस आर द मोस्ट शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन और द लिविंग बींग्स दैट यू कैन एवर हैव। सब टाइप के लोग हैं, ऑफ कोर्स वी शुड ट्राई कि हम बहुत बेहतर हो जाएं, पर व्हेन इट कम्स टू नेचर बेटा नो वन कैन डिफाई इट। सो आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आप देखोगे तो इधर फोर्स लग रहा है mg नीचे, और जैसे ही ये ब्लॉक जमीन को दबाने की कोशिश करेगा तो एक नॉर्मल फोर्स क्रिएट होता है। नॉर्मल फोर्स क्या करता है बेटा, नॉर्मल फोर्स जब आता है जब कोई दो बॉडी कांटेक्ट में होती हैं, तो ये कांटेक्ट फोर्स जो होता है ये लगेगा बेटा सरफेस इस पे लगाएगी ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं नॉर्मल। कहानी बहुत कॉम्प्लेक्स है, आपको इतना डीप नहीं जाना है कि सर अर्थ ने लगाया तो ऊपर नॉर्मल, ग्राउंड पे ये अलग अगेन नॉर्मल लगाएगी, ये सब कहानी है। रिएक्शन नॉर्मल का नॉर्मल ही होता है, दैट इज द स्टोरी। पर आप ये मान लिया दिस इज द नॉर्मल फोर्स, इसको हम कैपिटल एन से लिख सकते हैं, ठीक है सर। और ये नॉर्मल जो है बेटा, अगर चीज रुकी हुई है अर्थ पे ऐसे सरफेस पे है तो ऑफकोर्स ये ऊपर नीचे तो नहीं जा रही ना सर। ये बॉडी जहां रखी है बेटा रोड पे ही रखी है। इट मींस वर्टिकल में कोई भी फोर्स ज्यादा कम नहीं है। इट मींस सर इट इज बैलेंस्ड। फोर्स और ग्रेविटी का और नॉर्मल दोनों बैलेंस अगर हैं तो यू गाइस कुड से ना बेटा कि सर ये दोनों बैलेंस्ड हैं, दैट्स व्हाई मोशन नहीं हो रही है। तो भैया एन बराबर हमसे क्या होगा सर, नॉर्मल बराबर हमेशा होगा mg, जब बॉडी ऑब्जेक्ट पे है, स्ट्रेट लाइन पे है। और सर जैसे जैसे मास बढ़ेगा बेटा तो क्या होगा, वेट बढ़ेगा। ऑफ कोर्स mg इज नथिंग बट द वेट। mg को बेटा हम लोग वेट कहते हैं। mg इज नथिंग बट वेट, बॉडी का वेट, भार कितना है। ये वेट बदलता है मेरी जान, ये मून पे अलग होता है, अर्थ पे अलग होता है, ये ग्रेविटी का फोर्स डिसाइड करता है। धीरे धीरे सीखोगे। 9th में एक टॉपिक है बेटा ग्रेविटेशन नाम से, अभी केवल इतना समझ लो कि अगर नॉर्मल फोर्स ज्यादा होगा तो वेट ज्यादा होगा, वेट ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, दैट्स इट। बढ़े आगे। सर इतना तो समझ आ गया, बहुत इजी बात है, आपने समझा दी है। अब मैं बच्चा पार्टी को एक चीज पे लेके जाता हूं और दैट इज द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बेटा। ये बहुत जरूरी है, और यार ये कहानी ना मैं एक स्टोरी से आपको सिखाऊंगा थोड़ी देर में। पूरा टाइमिंग आप मेरे साथ सोचिए, और मैंने बहुत सारे डायग्राम्स भी आपके लिए बनाए हैं, विल ट्राई कि आप इससे सीख पाओगे चीजों को। अभी यहाँ पे थोड़ा सा हमारा कार्तिक बड़ा हो गया है, डोंट वरी, है ना। तो अभी आप क्या कहोगे कि सर लेट्स से वी आर हैविंग अ बॉक्स, और इस बॉक्स का जो मास है, आई एम सेइंग इट इज अ हैवी बॉक्स, इट इज अ हैवी बॉक्स। ये हैवी बॉक्स है, और ये जो बच्चा है ही इज अप्लाइंग अ फोर्स। किधर सर, इधर लगा रहा है ये फोर्स। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है बेटा, ये जो ग्राउंड आपको दिख रहा है
ये जो ग्राउंड है, ये जो सरफेस है, ये सरफेस बहुत ही ज्यादा रफ है, और ड्यू टू दिस रफ सरफेस, ड्यू टू दिस रफ सरफेस बेटा क्या हो गया है, बॉडी हैज गॉट इंटरलॉक्ड। बॉडी बेटा इंटरलॉक हो गई है, और जब बॉडी इंटरलॉक हुई तो हमें पता चला कि ये अब मूव नहीं कर सकती। मतलब इट कैन नॉट मूव। आप ये कह सकते हो बच्चा पूरी दम लगा रहा है, बट इट इज नॉट मूविंग। ये चल नहीं रही है बेटा। अगर कोई बहुत जोर से फोर्स लगाए और उसके बाद भी ये बॉडी नहीं चल रही है, इसका मतलब बेटा क्या है सर? इसका मतलब बहुत ही सिंपल है कि ये जो फोर्स है जो बच्चा लगा रहा है, वो फोर्स उतना पावरफुल नहीं है जितना इस ऑब्जेक्ट को कोई रोकने वाला है। सर कौन रोक रहा है? कोई दिख नहीं रहा। मैं कहूंगा बेटा अभी सीखा है, ये ऑब्जेक्ट एक सरफेस पे रखा है और वो सरफेस इस पे उल्टा फोर्स लगाती है। अरे सर अभी बताया था आपने, यू जस्ट टोल्ड अस सर ये सरफेस होगी, इट विल अपोज इट। जब ये कोशिश की जाएगी इसको आगे ले जाने की, सरफेस विल ट्राई टू अपोज द मोशन, और ये बेटा पीछे क्या लग जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा। अब क्योंकि ये नहीं चल रही है मेरी जान, तो आप क्या कहोगे? सर यहां पे जो ये फ्रिक्शन है इट इज ग्रेटर देन कैपिटल फोर्स या फोर्स अप्लाइड। ये फोर्स क्या है बेटा? ये वो फोर्स है जो हमने लगाया है, फोर्स अप्लाइड। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो कहानी है, वेयर यू गाइज आर सीइंग कि सर व्हेन अ बॉडी इज pushed or pulled with the force but it is not moving, it means sir the friction force is more than the applied force। और ऐसे फ्रिक्शन को बच्चों हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब सिंपल आप बेटा रेस्ट पे मान सकते हो। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या हो गया सर? सर इट इज अ फ्रिक्शन विच एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसपे फ्रिक्शन तो लग रहा है पर ये चल नहीं सकता, क्योंकि सर ये बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है, अप्लाइड फोर्स से ज्यादा फ्रिक्शन है, इसलिए बेटा इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। याद रखना बहुत ज्यादा होता है ये फोर्स, राइट? कैसे निकालेंगे बेटा? ऑफ कोर्स नॉर्मल और सरफेस बताएंगे। जितना ज्यादा नॉर्मल उतना फोर्स ज्यादा, जितनी सरफेस ज्यादा उतना फ्रिक्शन ज्यादा। ये दो कहानी थी, राइट? अगला सर स्टैटिक याद हो गया? याद हो गया सर। मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो बच्चा है पूरी दम लगाया, ये नहीं चल रहा था, पर क्या बच्चों आप एक बात मानते हो, अगर इस बच्चे के साथ बहुत सारी एक बड़ी टीम आके खड़ी हो जाए कि वी आर विद यू, और ये सब के सब बच्चा पार्टी इसकी मदद करने लग जाएं, ये सब के सब एक दूसरे के हाथ पकड़ के इसको खींचने लग जाएं, तो क्या आप मानते हो कि एक टाइम के बाद ये फ्रिक्शन बड़ा हो जाएगा? हाँ सर बड़ा होगा, लेकिन ये फोर्स भी तो बढ़ रहा है सर, और सर जब अप्लाइड फोर्स हमारा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो अल्टीमेटली धीरे धीरे स्लाइड करने लग जाएगी, और फिर जो फ्रिक्शन लगेगा दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सर ये अलग अलग टेक्निकल नाम देना क्यों जरूरी है? मैं कह रहा हूं बेटा देख, बहुत सिंपल बात यह है कि जब स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है तो सरफेस बहुत रफ है, नॉर्मल बहुत ज्यादा है, और ये ऑब्जेक्ट चल नहीं सकता बेचारा, पर फ्रिक्शन लग रहा है। डन सर। दूसरी बात, अच्छा ये बात प्लीज याद रखना और आप अपनी नोटबुक में ये चीजें लिख के रखिए बेटा, कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है इट इज हैविंग अ क्वालिटी दैट सर इट इज अ स्मार्ट फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज अ स्मार्ट फोर्स। ओके सर, वी गॉट द आइडिया। सर हाउ इट इज स्मार्ट? क्या ये स्पेक्स पहनता है क्या? सर हाउ यू आर सेइंग सर ये स्मार्ट लगता है? क्या ये एकदम टोपी ओपी कैप ऐप लगा के, क्या सर ये स्पाइडरमैन की तरह कुछ इंस्टेंट्स करेगा क्या हमारे लिए? मैं कहूंगा बच्चा पार्टी स्मार्ट का मतलब है इट कैन चेंज इटसेल्फ। जैसे आप अपने मन के मुताबिक, ऐसे आपका प्लान हुआ कि टुडे वी विल प्ले क्रिकेट, फिर दोस्त ने बोला नहीं नहीं भाई आज तो पबजी खेलेंगे, तो व्हाट यू विल डू? आप क्रिकेट का प्लान ड्रॉप कर दोगे, तो आपने चेंज कर दिया अपना माइंड। सिमिलरली ये फ्रिक्शन फोर्स जो है बेटा ये अपनी जरूरत के अनुसार बदल सकता है, बस एक कंडीशन है। जैसे आपकी कंडीशन है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि आज तो मैं मनाली घूम के आऊंगा, नहीं तो चांटे पड़ेंगे घर वालों के। तो वेरी सिमिलरली ये फ्रिक्शन फोर्स है, इट कैन चेंज इट्स मैग्नीट्यूड, ये बदल सकता है अपनी बातें, पर एक मैक्सिमम लिमिट है बेटा इसकी, राइट? अप्लाइड फोर्स से कभी ज्यादा नहीं हो सकता है। स्टैटिक में सर आप कह रहे थे ज्यादा होता है, बेटा ये जो कहानी थी आपको समझाने की थी, और मैक्सिमम जो होगा ये एकदम इक्वल हो जाता है इसके। ज्यादा होने की जरूरत क्या है? अगर कोई मुझे 100 न्यूटन से खींच रहा है, अगर मैं बेटा 100.0001 भी कर लिया तो कोई नहीं खींच सकता मुझे,
और सेम काम ये फ्रिक्शन फोर्स करता है भैया। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। थोड़ा हम डीप कर रहे हैं बेटा, जिससे आपके आगे के कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो जाए। सर स्टैटिक फ्रिक्शन समझ आ गया सर, आपने कही थी जब कोई बॉडी ऑब्जेक्ट पे है तो सरफेस उसको अपोज करेगी, चलने नहीं देगी, उस फ्रिक्शन का नाम है स्टैटिक। आप फोर्स बढ़ाते जाओगे, स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा, और जब तक उसकी जान है वो आपको चलने तो नहीं देगा सर बॉडी को। स्लाइडिंग फ्रिक्शन पे आप देख पा रहे हो ये बच्चे नीचे आ रहे हैं, तो व्हाट इज हैपनिंग, ये जब नीचे आएंगे तो सरफेस इनको रोक पा रही है। पर अब कार्तिक की तरह किसी का पेंट डैमेज नहीं होगा, क्योंकि नीचे वाटर है और वाटर की सरफेस थोड़ी स्मूथ है, तो जो फ्रिक्शन लगेगा, ऑफ कोर्स अभी हम फ्लूइड पे आएंगे, पर आप फॉर टाइम बिंग मानिए कि ये सरफेस बहुत ही स्मूथ है और पानी बहुत नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट स्लाइडिंग, और जब कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है एक दूसरे के ऊपर, इट्स अ OTHER लिख लीजिए बेटा ना, डोंट वरी, राइट। When an object sliding past each other, तो ये जो कहा, और आप ये भी कह सकते हो कि when a body slides or moves over another body, then a friction force acts called sliding friction। सर डायरेक्शन क्या होगी? अरे बच्चों बहुत आसान है, ये हमारा बच्चा आया नीचे तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा बेटा? ऊपर, तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर। ये बच्चा नीचे आ रहा है, क्यों सर? ग्रेविटी ने खींचा है इसको, mg की वजह से नीचे आ रहा है। दैट्स इट। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। परफेक्ट। आगे देखते हैं बेटा। सर आपने स्टैटिक फ्रिक्शन बता दिया, जब बॉडी नहीं चलती तो स्टैटिक लगता है। सर ये स्मार्ट फोर्स है, जब आप फोर्स बढ़ाते जाओगे स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जाता है। अगला सर आपने बता दिया स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज अ फ्रिक्शन जो स्टैटिक से थोड़ा छोटा है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स जो है बेटा, इट इज स्मॉलर देन काइनेटिक, क्योंकि सर ये चलने देता है बॉडी को, बट इट ऑलवेज एक्ट्स व्हेन बॉडी इज इन मोशन। जब इसको हम काइनेटिक नाम से भी जानेंगे धीरे धीरे। और ये कहानी हो गई है। सर एक और फ्रिक्शन है जो स्लाइडिंग से भी छोटा होता है, और उसका नाम है बेटा रोलिंग फ्रिक्शन। सर ये क्या है? मैं कहता हूं बेटा, आपने अपने घर में कभी फैन या फिर घर में मिक्सी खराब होती देखी होगी, तो यू माइट हैव सीन, उसके अंदर बहुत सारे वायर हैं, जो आप 10th में सीख जाओगे बेटा फिजिक्स में क्यों होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो कहानी सीख जाओगे। अभी आपको ये सीखना है, उसके अंदर एक बॉल बियरिंग लगी होती है सर। और सर बॉल बियरिंग से हमने तो चला के भी देखा है, बहुत एकदम इजी चलती है सर, गाड़ियों में भी लगाते हैं हम लोग, टायर्स में। क्यों? तो बेटा इसमें एक बात समझना, बहुत बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, बात सुनना एक बार। मैं कह रहा हूं ये जो है ये सरफेस नंबर 1 है, और ये जो है ये है सरफेस नंबर 2। दो सरफेस दिख रही है आपको, मैं रेड कलर से लिखा हूं बच्चों। एक सरफेस नंबर 1 है, एक सरफेस नंबर 2 है। सरफेस नंबर 1 अंदर वाली रिंग, सरफेस नंबर 2 बेटा इसके बाहर वाली रिंग, और इनके बीच में आपने गोल गोल छोटे छोटे बॉल्स लगे हैं, स्टील बॉल्स, जिनको हम छर्रे बोलते हैं बेटा। तो यू हैव केप्ट सम स्टील बॉल्स इन बिटवीन, और इसके अंदर आप थोड़ा सा ग्रीसिंग कर देते हो, ऑयलिंग कर देते हो, और ये बड़े मजे से घूमती है। सो यहां भी क्या हो रहा है सर यहां पे आप देखोगे तो सर वन बॉडी जो है इज मूविंग, जब ये रोटेट करेगी तो क्या करेगी बेटा? फर्स्ट बॉडी जो है इट इज मूविंग विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड। क्या बच्चों को दिख रहा है? अगर बेटा अंदर वाली बॉल बेरिंग को देखा है तो कैसे वो काम करती है बॉल बेरिंग? सर इसके अंदर हम एक एक्सल लगा देते हैं, ये घूमती है, अंदर वाली चीजें और बाहर वाली चीजें अपने आप घूमने लगती हैं। और यही तो कहानी है सर बॉल बेरिंग की, राइट। अंदर वाला फिक्स कर दिया, बाहर वाला रोटेट हो रहा है। सर ये तो हर जगह होता है सर, गाड़ियों में होता है, फैंस में, मिक्सीज में, एवरीवेयर वेयर वी हैव मोटर्स। तो ये जो कहानी है कि सर दो सरफेस हैं, फर्स्ट इज मूविंग विद रेस्पेक्ट टू सेकंड, तो सर फ्रिक्शन तो लाजमी ही आएगा। लेकिन बेटा अगर ये स्टील बॉल नहीं होती तो ये सरफेस एकदम एक दूसरे से ऐसे 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 एकदम सटके चलती ना बेटा, देख ऐसे। जब ऐसे एकदम सटके चीजें चलने लग जाएंगी तो व्हाट यू विल से, सर फ्रिक्शन ज्यादा होगा। सर अगर नहीं चल पा रही तो स्टैटिक, अगर चल पा रही हैं, मोशन कर रही हैं तो स्लाइडिंग। पर हमको तो और कम फ्रिक्शन चाहिए, इसलिए हमने क्या कर दिया, अभी केप्ट सम आयरन बॉल्स, और ये अब ये गोल गोल घूमेगा, रोल करेगा, रोल। एंड व्हेन इट रोल्स then the friction is known as rolling friction। तो इसका मतलब क्या है सर? it is a force which acts on rolling over a surface। जब कोई बॉडी एक सरफेस पर रोल करे, गोल गोल घूमे, तो जो फ्रिक्शन लगता है उसको बोलते हैं बेटा हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे ट्रक चलता है बेटा जब ग्राउंड पे है, तो वो एक हल्का सा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, वो रोल करता जाता है टाइम के साथ, और इट कीप्स ऑन मूविंग। मैंने यहाँ पे आपके लिए एक एग्जाम्पल भी दिया है। ये देखो, ये कार्ट थी बेटा, ये कार्ट जो है, ये गाड़ी जो है, छोटी सी कार्ट है, एक स्लोप से नीचे आ रही है, और जब ये आती है तो ये सरफेस 1 है, ये सरफेस S1 है, फर्स्ट सरफेस, और ये बेटा दूसरे टाइप की सरफेस है S2। और मैं कह रहा हूं अगर S1 सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है, एकदम स्मूथ है, तो नो फ्रिक्शन विल एक्ट।
तो आप कहोगे सर चल कैसे पाएगी, अरे मान लीजिए चल के आ गई, और जैसे ही यहाँ पे आएगी बेटा, देखो ये कार किधर जा रही है सर, ये काट जा रही है आगे फॉरवर्ड, इधर डिस्प्लेसमेंट है बेटा इसका, तो जो डिस्प्लेसमेंट की जगह बच्चों मोशन लिख लो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर आपने एस से दोनों को लिख दिया। जस्ट अलाउ मी सेकंड, हाँ जी हियर वी गो। तो आप ये कह सकते हो कि सर देखो ये जो काट है ये मोशन कर रही है आगे, और इस पे फ्रिक्शन जो लगेगा, सरफेस लगाएगी, कौन लगाएगा सरफेस, ये लगाएगी फ्रिक्शन, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगी सर। सो दैट इज द स्टोरी यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड। तो सर 3 टाइप के फ्रिक्शन आप पढ़ा चुके हो, स्टैटिक फ्रिक्शन जो रुकी हुई बॉडी पे लगता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो चलती हुई बॉडी पे लगता है, फिर रोलिंग फ्रिक्शन। बेटा कभी कभी एग्जाम में ऑर्डर आ जाएगा, तो ये प्लीज आप एक अच्छे से नोटबुक में कहीं पे ये मेंशन कर लीजिए, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये बड़ा होता है किससे बेटा, स्लाइडिंग से, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन बड़ा होता है बेटा किससे, रोलिंग फ्रिक्शन से। ये ऑर्डर आप बहुत अच्छे से याद रखना, स्टैटिक सबसे ज्यादा होता है, स्लाइडिंग उससे थोड़ा स्मॉल होता है, और रोलिंग सबसे छोटा फ्रिक्शन होता है आउट ऑफ दीज 3, राइट। अगली कहानी है भैया टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में, फोर्थ फ्रिक्शन है, राइट, इट इज द फोर्थ कैटेगरी ऑफ फ्रिक्शन वी हैव, नाम है बच्चों इसका फ्लूइड फ्रिक्शन, और ये सबसे मजेदार है। मैंने एक प्यारा सा आपके लिए छोटा सा एनिमेशन लिया है कि लेट्स से मेरा एक दोस्त है, और आप भी अपने आप को मान सकते हो बेटा, और व्हेन यू आर स्विमिंग इनसाइड अ स्विमिंग पूल, तो आप क्या करते हो, आप अपने आप को पुश करते हो और आप अपने पैरों को चलाते हो, सो दैट यू आर पुशिंग द वाटर बैकवर्ड, वाटर आगे जाता है। पर क्यों ये सब करना पड़ रहा है सर? बिकॉज बेटा जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो पानी आपको रोकता है। आप बहुत बेसिकली समझो यहां पे क्या हो रहा है सर, हेयर मैं यहां पे लिखता हूं बच्चों के लिए, मैन इज मूविंग, जो आदमी है बेटा ये क्या हो रहा है, मैन इज मूविंग फॉरवर्ड, आदमी जो है ये आगे चल रहा है, मैन इज मूविंग फॉरवर्ड, आपको दिख रहा है ना बेटा, हाँ जी सर एकदम इजी इजी है, ये ऐसे आगे जा रहा है स्विम करके, और जब ये आगे ऐसे स्विम करके जा रहा है तो यू गाइस कैन सी, ये जो वाटर है, ये जो वाटर है ये क्या करेगा, इट विल ट्राई टू अपोज द स्विमर, ये क्या करेगा सर, वाटर अपोजेस द मैन। ये आपको कहानी अच्छे से समझनी है कि जो वाटर है इट विल स्टार्ट अपोजिंग द मैन, और जब ये अपोज करेगा भैया, अपोजेस द मैन लिखा है, नथिंग आई हैव रिटन, तो इसको बोलते हैं बेटा फ्लूइड फ्रिक्शन। सर व्हाई यू आर सेइंग फ्लूइड, बेटा फ्लूइड का देख नाम देख, फ्लूइड कितना क्यूट सा है, फ्लूइड का मतलब है सर दोज मटेरियल्स व्हिच कैन फ्लो, तो फ्लूइड का मतलब सिंपल क्या होता है, एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो, फ्लूइड का मतलब है भैया एनीथिंग which can flow, anything which can flow, कोई भी चीज जो फ्लो कर सकती है उसको बोलते हैं बेटा हम फ्लूइड। सर हवा भी फ्लो करती है, तो बेटा हवा भी फ्लूइड है, मैंने लास्ट टॉपिक में आपको बेटा प्रेशर बाय फ्लूइड सिखाया है, तो आई डोंट फील, उस लेक्चर को देखोगे सब क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए तो आगे बढ़ते हैं जनाब, सब सीख चुके हैं हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन, इसको ड्रैग भी बोलते हैं बेटा, याद रखना, ड्रैग का मतलब लेट्स से यू आर ड्राइविंग अ बाइसिकल। अच्छा कितने बच्चों ने ये फील करा है, एक बार लिख के बताना बेटा कि व्हेन यू आर मूविंग ऑन अ कार और लेट्स से बाइक, है ना, तो बाइक पे जब आप बहुत स्ट्रांगली मूव करोगे, लेट्स से एट अ स्पीड ऑफ 100 और 110, तो बाल और फेस और स्पेक सबको ऐसा लगता है कि हम पीछे जा रहे हैं, और इफ we will not hold ourselves very strongly, there are chance that we might fall in backward direction. किसकी वजह से बेटा, सर हवा की वजह से। तो when you are moving forward, air is trying to oppose you, तो एयर जो फ्रिक्शन लगा रही है that is called drag, राइट। तो वही फोर्स है बेटा एयर का जो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कहानी में पढ़ रहे थे पहले, और यहां पे सिंस एयर इज अपोजिंग द रिलेटिव मोशन और इट इज अपोजिंग द मोशन ऑफ अ मैन, उसको बोलते हैं सर हम ड्रैग। यहां पे सर वाटर इज अपोजिंग द मोशन ऑफ स्विमर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं भैया, इसमें सर फ्रिक्शन किधर लग रहा है, तो फ्रिक्शन लग रहा है बेटा बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये कहानी है, क्लियर है।
बढ़ जाए आगे। सर 4 टाइप के फ्रिक्शन सिखा दिया आपने, बहुत आसान है। स्टैटिक सबसे बड़ा था बेटा, ऑब्जेक्ट रुका है तो लगता है, क्यों? क्योंकि सर बेटा इंटरलॉकिंग स्ट्रांग है उस समय पे, नॉर्मल ज्यादा, इंटरलॉकिंग ज्यादा है, राइट। बस 2 ही कारण हैं, नेचर ऑफ सरफेस ज्यादा रफ होगा इसलिए स्टैटिक है, थोड़ा स्मूथ होगा तो स्लाइडिंग हो गया, अगर ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है तो रोलिंग फ्रिक्शन हो गया, अगर ये अपोज फ्लूइड कर रहा है तो बेटा फ्लूइड फ्रिक्शन हो गया। दैट्स इट। अब सर इतनी कहानी एकदम क्लियर हो गई है बच्चा पार्टी को कि अब जो हमारी फ्रिक्शन की स्टोरीज है, वी हैव गॉट आइडिया सर। फ्रिक्शन एक फोर्स है, अपोज करेगा रिलेटिव मोशन को, फोर्स है तो न्यूटन में ही मेजर होगा सर, सरफेस पे डिपेंड करता है। सारी कहानी हो गई है। कहानी आती है कि अगर बच्चों को फ्रिक्शन को कम और ज्यादा करना है, इफ यू वांट टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, तो क्या करोगे? सर बहुत आसान है। सर आया कैसे फ्रिक्शन? सर ये आया था मेरा सरफेस की वजह से। अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन ज्यादा है, और कम करना है तो क्या होगा? अरे बेटा सरफेस को स्मूथ बना दे, वही तो करना पड़ेगा ना यार। हम लोग बेटा करते हैं, जब हम कैरम खेलते हैं तो क्या करते हैं, कैरम के अंदर हम लोग पाउडर डालते हैं। व्हाई वी आर पुटिंग इट? कि छोटे छोटे जो पोर्स होंगे, जो होल होंगे, जो हमें नहीं दिख रहे, वो उससे फिल हो जाएंगे, फिर स्ट्राइकर बहुत अच्छे से स्मूथली चलेगा, राइट। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको आप एग्जाम के लिए सेम फॉर्मेट में याद रखना बेटा। पहला फॉर्मेट है लुब्रिकेशन। आप ऑयलिंग कर सकते हो। लुब्रिकेशन का मतलब यू आर अप्लाइंग ऑयल, आप ग्रीस अप्लाई कर रहे हो। अच्छा, ये कभी कभी ग्रेफाइट फिल्स आ जाता है, बच्चे कंफ्यूजन में चले जाते हैं। ग्रेफाइट फिल्स एकदम पतला पाउडर है, ये एकदम पाउडर की तरह काम करता है, तो इट रिड्यूस द फ्रिक्शन, बढ़ाना नहीं है बेटा इससे, राइट। बच्चे गलती करते हैं, दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट हियर। ऑयल, ग्रीस, ये सब लगाने से लुब्रिकेशन कहते हैं बेटा। तो लुब्रिकेशन क्या है? लुब्रिकेशन इज अ प्रोसेस वेयर वी पुट ऑयल, ग्रीस और ग्रेफाइट फिल्स ऑन द सरफेस विच फिल्स द पोर्स, और इसी को हम लुब्रिकेशन कहते हैं, राइट। क्या करता है सर? इट रिड्यूस द फ्रिक्शन। दूसरी बात क्या है सर? स्मूथिंग सरफेस। सरफेस को स्मूथ करना है, कैसे सर? पॉलिशिंग कर देंगे, या फिर सर माइक्रोस्कोपिक जो रफनेस है उसको रिड्यूस कर देंगे, राइट, जिससे इंटरलॉकिंग कम हो जाएगी, इरेगुलरिटीज कम हो जाएंगे भैया। और आखिरी जो बात है आपको याद रखनी है सर, रिड्यूसिंग द नॉर्मल फोर्स। जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, वेट जो है बॉडी का, उसको अगर कम कर देंगे बेटा तो भी फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा। आपको फील हो रहा होगा जब हम भारी चीजों को उठाते हैं तो एक साइड से लिफ्ट करते हैं, फिर इजीली चली जाती है, क्योंकि अब नॉर्मल कम कर दिया आपने, उसका एक कंपोनेंट ही आप पा रहा है, तो नॉर्मल कम होने से फ्रिक्शन कम हो गया है। सो दीज 2-3 पॉइंट्स यू गाइस हैव टू रिमेंबर, और ये अगर याद हो गया तो बहुत जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, इजी है। ये बेटा जो है ना, ये एक ऑयल की बोतल है ना, डोंट गेट कंफ्यूज, ऑयल बोतल, जिससे हम साइकिल के अंदर ऑयलिंग करते हैं। चलिए, राइट साइड में एक टायर आपको दिख रहा होगा, ये कहानी है बेटा, हाउ वी कैन इंक्रीज द फ्रिक्शन। इंक्रीज भी तो करना पड़ेगा बेटा, कम किया है तो व्हेन इट कम्स टू इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन बेटा, ये 2 ही तरीके फिर से हमको बोलने हैं सर। पहला, सर सरफेस को रफ बना दो। कैसे बनाना है सर? वी कैन इंक्रीज द सरफेस रफनेस। कैसे सर? इस सरफेस को रफ बनाएंगे तो इरेगुलरिटीज बढ़ जाएंगी। कैसे बना सकते हैं बेटा? यू कैन डू इट आइदर वे, कैसे भी कर दीजिए आप। कम करने के लिए यू कैन पुट पाउडर, यू कैन पुट ऑयल, पर रफ करने के लिए नाउ यू हैव टू पुट सम ग्रेवल्स, आपको कुछ टुकड़े डालने पड़ेंगे, कंकड़, पत्थर, या फिर कुछ बड़े बड़े पार्टिकल, सैंड आपने डाल दिया, तो ये सरफेस क्या करेगी? ये रफ कर देगी सरफेस को, राइट। आपने देखा होगा अगर आप किसी हिली एरियाज में जाओगे तो यू कैन फाइंड इट कि लेट्स से यू आर ड्राइविंग योर कार, और मसूरी या फिर लद्दाख साइड में व्हेन यू आर मूविंग इन द सीजन वेयर वी आर हैविंग आइस, राइट, स्नोफॉल हो रहा है, तो बच्चों वहां पे क्या होता है? कार स्टार्ट्स स्किडिंग, राइट, ऑटोमेटिकली कार चलने लगती है, आप रोकोगे तब भी नहीं रुकती है वो। तो पीपल पुट सम चेन्स ऑन द टायर। तो टायर पे चेन रखने से क्या होगा? मैंने आपके लिए फोटो भी लगाया हुआ है, यू गाइस कैन सी हियर। देखो यहाँ पे ये वाली जो कहानी है, ये मैं आपको सुना रहा हूं। तो हम ऐसे टायर के साइड में बेटा फोटोज जो आपको दिख रहे हैं, इसमें वी कैन पुट सम चेन्स, और चेन लगाने से क्या हो गया सर? अब टायर की सरफेस और रफ हो गई, और रफनेस बढ़ने से क्या होता है सर? इरेगुलरिटीज बढ़ती हैं और फ्रिक्शन फोर्स हमारा बढ़ जाएगा। और अगला क्या है सर? सर वी कैन इंक्रीज द नॉर्मल फोर्स। वही 2 कारण हैं बेटा, बार बार नॉर्मल फोर्स को हम बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रेशर आप दे दो तो नॉर्मल फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। प्रेसिंग द सरफेस हार्डर अगेंस्ट ईच अदर इंक्रीज द फ्रिक्शन। अब बहुत तेज दबा के चीजों को निकालोगे तो निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ गया, नॉर्मल बढ़ गया, राइट। कुछ एग्जाम्पल भी आप अपने स्कूल में बेटा कोट कर सकते हो, प्लीज लिख लो सारी चीजें। ये कौन सा सर? सर ऐसे हम टायर की बात करेंगे तो कार और बाइसिकल जो होते हैं, इनके टायर्स में थ्रेड्स होते हैं बेटा, इससे क्या होता है? ग्रिप बनती है। आपने छोटे छोटे थ्रेड्स देखे होंगे टायर्स के अंदर, राइट,
वी कॉल इट गुट्टियां और वट एवर यू कॉल इन योर लैंग्वेज। तो ये जो थ्रेड्स हैं, ये थ्रेडिंग इसलिए की जाती है सो दैट वी कैन इंक्रीज द रफनेस और अल्टीमेटली इट विल इंक्रीज द फ्रिक्शन फोर्स। और सर सिमिलरली वी हैव फुटवियर्स, जो आपके शूज हैं, आपके स्लीपर्स हैं, इनके अंदर बेटा हम लोग देखते हैं कि नीचे कुछ कुछ तो स्पाइक्स बनी रहते हैं, राइट, और क्लीट्स रहती हैं। तो उससे क्या होता है, अच्छा स्पेशली जो एथलीट्स होते हैं, मैं आपको एक फोटो दिखा देता हूं। ये टायर तो आपको दिख रहा है बेटा, इसके अंदर आपको दिख रहा है ये क्या, रफ सरफेस दिख रही है आपको। इस रफ सरफेस की वजह से क्या होता है, टायर अच्छे से ग्रिप बना पाता है, राइट। ये कहानी देखो। तो फ्रिक्शन को कम करना, ज्यादा करना इज अ वेरी इजी टास्क। बच्चे समझ गए सर, स्मूथ कर दो सरफेस को। कैसे करेंगे सर, पाउडर डाल दीजिए, ऑयलिंग कर दीजिए। अगर बढ़ाना है फ्रिक्शन तो सर रफ कर दीजिए, कम करना है तो स्मूथ कर दीजिए। करना कैसे आप लोग जानते हो। फिर सर नॉर्मल की बात है, अगर फ्रिक्शन बढ़ाना है नॉर्मल बढ़ा दीजिए, फ्रिक्शन कम करना है नॉर्मल कम कर दीजिए, दैट्स इट। नाउ इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट कि सर आपने पहले ही बताया था कि फ्रिक्शन इज समथिंग जो हमारा दोस्त भी है और दुश्मन भी है बेटा। आप जो पेन से लिखते हो, अच्छा एक काम करिए, एक बार पढ़ाई रोक के बहुत ध्यान से देखिए। यू आर हैविंग अ पेन, अपने पेन की बेटा टिप को देखिए जो लिखता है। यू विल फाउंड कि योर पेन इज हैविंग अ वेरी स्मॉल बॉल। इसकी टिप में आप देखोगे तो बेटा गोल गोल एक बॉल है, और आप बहुत ध्यान से देखिए घूम भी रही है। अरे हाँ सर ये घूमती है। तो ये जो बॉल घूम रही है, इट इज रिवॉल्विंग बिकॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। जब आप पेपर पे पेन को चलाते हो बेटा, तो रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से ये रिवॉल्व होती है, और जब ये घूमती है उसकी वजह से आप लिख पाते हो। मतलब सर अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आज जमाने में पढ़ाई नहीं होती, राइट। यू विल नॉट हैव टू राइट एनीथिंग ऑन द पेपर्स। ठीक है सर। दूसरी बात मैं कहता हूं बेटा, आप जब चलते हो, लेट्स से यहां पे देखिए मैंने एक डायग्राम आपके लिए ऐड किया हुआ है कि ये जो बच्चा है बेटा, वंस व्हेन ही वाज रनिंग, तो यहां पे एकदम ही इज इन द हैप्पी मूड, राइट, एकदम खुश होकर दौड़ कर रहा है। लेकिन ये बेटा क्या आया, बनाना का एक छिलका आया है। व्हेन ही स्टेप्स ऑन द पील ऑफ बनाना, उसके टुकड़े के ऊपर, उसके छिलके के ऊपर जब पैर गया तो ही स्लिप्स। क्योंकि बेटा जो बनाना की सरफेस आप देखोगे तो एकदम स्मूथ होती है, और ये फ्रिक्शन नेग्लिजिबल कर देती है सरफेस के साथ, और उसकी वजह से कम फ्रिक्शन हुआ। तो आपको दिख रहा है बेटा कैसे, सर आप जैसे ही पैर रखोगे, आपने क्या करा आपने जब कोशिश करी बेटा, क्या आपने सर पैर रखा तो आपने कोशिश करी कि आप रुक जाओ, पर जो सरफेस है, आप देखो एक बार चलोगे तो आप ध्यान देना, आप जैसे ही चलते हो तो आप ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश कर रहे हो, हर बार पीछे की तरफ ऐसे पुश करते हो चलते हो जब, और जब पुश करोगे आप ग्राउंड को भैया, तो क्या होगा, ग्राउंड आपसे कहेगा नहीं 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 आप पीछे नहीं जाना है आपको चल के, तो वो रोक लेता है आपको, इसलिए आप आगे बढ़ पा रहे हो। अब बनाना आने से वो रोक नहीं पाया बेचारा, क्योंकि फ्रिक्शन कम था, और फाइनली ये बच्चा गिर गया है। तो सर ये फ्रिक्शन बहुत जरूरी है, फ्रिक्शन कम होने से हमारे चोट लग सकती है। सर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम चल नहीं पाएंगे। आप लोगों ने दिवाली और अपने जो भी फेस्टिवल्स आप लोग मना रहे हो, उन पर जब घर की क्लीनिंग होती है और लेट्स से टाइल्स पे आपने कोई सोप या कोई सॉल्यूशन डाल दिया है और आप उस पर दौड़ के देखना, यू विल फेल, राइट, इंस्टेंटली यू विल फॉल। सो व्हेन यू विल फॉल द कॉज इज सिंपल सर, फ्रिक्शन हैज रिड्यूस्ड। तो सर फ्रिक्शन बहुत जरूरी है लिखने के लिए, चलने के लिए, इस गाड़ी को चलाने के लिए, कब सर बर्फ के ऊपर, सर इस बच्चे को दौड़ने के लिए, ये सब चीजों में फ्रिक्शन जरूरी है। तो फ्रिक्शन इज आवर फ्रेंड। ये सब कहानी मैंने लिखी, आप अच्छे से पढ़ भी सकते हो बेटा। ये हमें ग्रिप प्रोवाइड करता है, कंट्रोल देता है, और इसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, वी आर एबल टू वॉक, राइट, होल्ड द ऑब्जेक्ट। मैं इस पेन को इसलिए पकड़ पा रहा हूं क्योंकि फ्रिक्शन और मेरी इस पेन की सरफेस और मेरे इस फिंगर्स के बीच में बेटा क्या है, फ्रिक्शन है, इसलिए आई एम होल्डिंग इट। ऑफ कोर्स व्हेन आई प्रेस इट तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा और अच्छे से होल्ड कर पाऊंगा। दैट इज द स्टोरी। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो मैं ऐसे पकड़ता, ऑब्जेक्ट इधर नीचे आ जाता ग्रेविटी की वजह से, राइट, वेरी गुड। अगला बेटा, ये हार्मफुल क्यों है बेटा, इट इज हार्मफुल बिकॉज इट कॉज वियर एंड टीयर। ये तोड़फोड़ बहुत करता है। आपने देखा होगा शूज एकदम 1-2 साल के बाद सोल उसका एकदम खराब हो जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से बेटा ये वियर एंड टीयरिंग होती है, मशीनरी पार्ट्स टूट जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से, और बहुत सारी अनवांटेड हीट निकलती है। याद रखना, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, और उसकी वजह से जब हीट निकलेगी तो बेटा हीट इज एनर्जी, तो एनर्जी हमारी क्या होती है, वेस्ट होती है, उससे बेटा मशीन्स की इफिशिएंसी बेकार हो जाती है। आप देखना कोई जब मशीन चलेगी तो उसके आसपास बहुत सारी गर्मी निकलती है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ओनली। ये जब मशीनरी पार्ट्स चलते हैं वो एक दूसरे से रब करते हैं,
टकराते हैं और उसकी वजह से बेटा आपने ये टायर की कहानी देखी, ये टायर बेटा क्या हो गया है, ये खराब हो गया है, राइट, इट हैज गॉट डैमेज्ड ड्यू टू फ्रिक्शन ओनली, राइट। तो ये कहानी थी। तो बच्चा पार्टी दैट्स इट। हमने बहुत प्यार से एक एक टॉपिक को, आई कैन अश्योर यू, आपकी बुक में जो जो कहानियां है उससे ज्यादा कहानी मैंने आपको समझा दी है, एक एक कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको चीजें समझा दी हैं। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट योर एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में से ऑलमोस्ट मैंने 80% सवाल ले लिए हैं आपके। हर वो सवाल जो हार्ड है वो मैंने ले लिया है, जो कॉन्सेप्चुअल है वो मैंने ले लिया है। एक दो सवाल जो रिपीटेटिव थे बेटा वो मैंने छोड़ दिए हैं, वो आपके लिए होमवर्क है। तो स्टार्ट करते हैं विद द सेम स्पिरिट बच्चा पार्टी। स्टार्ट करेंगे, आप लोग आंसर भी लिखना साथ के साथ। व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन ए? अरे सर ये तो आसान है। आप पूछ रहे हो फ्रिक्शन अपोजेस द, सर अभी तो आप बताए हो, जब बात आएगी कि फ्रिक्शन किसको अपोज करता है, सर जी फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन। क्या लिखना है बच्चा पार्टी को? सर मोशन लिखना है यहां पे, राइट। फ्रिक्शन किसको अपोज करता है? सर ये मोशन को अपोज करता है। अच्छा एक काम कर लेते हैं, लेट मी टेक येलो कलर, राइट, दैट विल लुक गुड हियर। सो हियर वी गो। सर फ्रिक्शन अपोजेस द, सर अभी आप बता चुके हो, यहां पे लिख दीजिए सर मोशन। अगली बात सर बी वाले में, फ्रिक्शन डिपेंड ऑन दी ऑफ सरफेस। अरे सर नेचर ऑफ सरफेस, सर एकदम अभी पढ़ा है और पढ़ते ही सब याद रह रहा है सर। फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? सर नेचर ऑफ सरफेस। सरफेस का नेचर कैसा है? रफ और स्मूथ। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस, अरे सर अभी बताए थे ये तो। फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है? सर हीट करता है, हीट। एनर्जी लॉस, अभी कहानी सुनाई थी सर। स्प्रिंकलिंग पाउडर ऑफ द कैरम बोर्ड, अभी बता रहे थे सर। फ्रिक्शन रिड्यूस होता है, सरफेस स्मूथ हो जाती है, राइट। रिड्यूस क्या लिखेंगे बच्चों? रिड्यूस, इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। दिख रहा है आपको? रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, बहुत बढ़िया। अगला आखिरी फिल इन द ब्लैंक, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज देन द स्टैटिक। बेटा क्या होता है ये? स्मॉलर। क्या होता है? स्मॉलर। लेसर या स्मॉलर कुछ भी लिख सकते हैं। छोटा होता है सर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, किससे? स्टैटिक से, देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। दैट्स इट। अगला सवाल बच्चा पार्टी के लिए एक एमसीक्यू, और क्या पूछ रहे हैं देखो सवाल में, वो कह रहे हैं भैया हमसे कि 4 चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू अरेंज फोर्स ड्यू टू रोलिंग, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। बहुत आसान है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में निकालना है सर। डिक्रीजिंग मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर और छोटा। तो सबसे बड़ा कौन है सर? देखो स्टैटिक होता है सर, सर सी ऑप्शन में दिख रहा है। फिर स्लाइडिंग, फिर रोलिंग। परफेक्ट है सर, परफेक्ट। हम तो सर सीख चुके हैं ये कहानी अच्छे से, हमने लिखा है बच्चों ये, स्टैटिक फ्रिक्शन is greater than sliding और is greater than rolling। ये कहानी हम लोगों ने बच्चा पार्टी कर ली थी, राइट। बहुत आसान सी बात थी। अच्छा ये मैंने आंसर आपके लिए दिया हुआ है। देन वी गो हियर। अब बेटा आपके लिए सब्जेक्टिव सवाल हैं, और ये सवाल कराने से ज्यादा बच्चों मेरा मोटिव ये है कि आप लोग बहुत अच्छे से स्कूल में लिखना सीख जाओ। स्कूल के मार्क्स इज नॉट अबाउट योर टैलेंट, दे आर ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन स्किल्स यू हैव, द वे ऑफ राइटिंग यू हैव डेवलप्ड थ्रू आउट योर सेशन। तो आपने जो सीखा है, आप कैसे लिखते हो, आप डायग्राम बनाते हो, आप लाइंस कैसे लिखते हो, दैट मैटर्स अ लॉट। और उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपसे कोई एक सवाल पूछे कि सपोज यू आर राइटिंग, राइट, दे आर सेइंग सपोज योर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड अ लिटिल, ऐसे आप लिखते हो और आप इसको लिखते लिखते थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दी, तो क्या होगा सर? बुक केप्ट ऑन इट स्टार्ट स्लाइडिंग। सर किताब पहले रखी थी, आप थोड़ा करोगे तो किताब गिरने की कोशिश करेगी सर। बुक्स क्या करेंगी? बुक्स नीचे आने की कोशिश करेगी। तो वो कह रहे हैं सो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। अरे सर ये तो बहुत मजाक वाला सवाल हो गया। देखो भैया क्या करना है, बच्चों को ऐसे एक डायग्राम बनाना है, वेज बना देना, एक ट्राइंगल, राइट एंगल, एक बुक रखना। आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट चल रहा है, देखो किधर, नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा सर? ऊपर की तरफ। खत्म। पर स्टोरी यहां खत्म नहीं होती है। आपको स्कूल में क्या है बेटा, वर्ड्स में लिखना होता है। और आप क्या लिखेंगे? सेम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि सर व्हेन बुक स्लाइड्स डाउन ऑन द डेस्क, तो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है किधर? बिटवीन बुक एंड सरफेस ऑफ द डेस्क। दोनों की सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है। और डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगी? ये बुक को अपोज करेगी, किसमें? डायरेक्शन ऑफ मोशन के। दैट्स व्हाई इट इज एक्टिंग किधर? इन द अपवर्ड डायरेक्शन। इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, देन यू कैन स्कोर सम गुड मार्क्स, राइट। अगला सवाल सर सेम कहानी के, इफ यू स्पिल अ बकेट ऑफ सोपी वाटर, अभी एग्जांपल दिया था भैया, घर की सफाई करते समय अगर आप सोप वाटर अगर डाल दोगे मार्बल फ्लोर के ऊपर, एक्सीडेंटली, गलती से भले डाला है आपने, तो क्या होगा? इट विल मेक इजियर और मूव डिफिकल्ट। सर ऑफ कोर्स सर, इट विल मेक डिफिकल्ट फॉर अस। क्या कहेंगे सर? इट इज
एक सेकेंड बच्चा पार्टी। अच्छा, वो वाई भी पूछ रहे हैं आपसे, डायरेक्शन भी पूछ रहे हैं, सब कहानी आपसे पूछ रहे हैं बेटा। तो आप क्या कहोगे कि सर देखो कहानी ऐसी है कि, एक सेकेंड बेटा, यस हियर वी गो। इट इज पॉसिबल टू वॉक ऑन द फ्लोर बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन आवर फीट एंड द ग्राउंड। सर हम इसलिए चल पाते हैं क्योंकि फ्रिक्शन होता है, मैंने आपको यहां दिखाया। आप देखो जब आगे चलते हो तो आप क्या करते हो, यू अप्लाई सम फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन, आप पीछे फोर्स लगाते हो ग्राउंड पे, तो ग्राउंड आप पे बेटा आगे फोर्स लगाता है, दिस इज द फ्रिक्शन, और उसकी वजह से बेटा आप लोग स्लिप नहीं कर रहे हो, आप चल पा रहे हो, राइट? ये आपने फोर्स अप्लाई किया है, एफ अप्लाई किया है आपने। लेकिन अगर सोप वाटर आ गया तो बच्चा पार्टी क्या कहेगी कि सर अगर सोप वाटर आ गया तो फिर क्या होगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू मूव। रीजन में क्या लिखेंगे बच्चे कि सर डिफिकल्ट इसलिए हो जाएगा बिकॉज फ्रिक्शन विल बी रिड्यूस्ड, इफ फ्रिक्शन विल रिड्यूस देन नो वन विल बी देयर टू स्टॉप माय फीट, द स्लाइडिंग फीट्स, एंड दैट्स व्हाई इट विल बी डिफिकल्ट। बढ़िया सैंपल आंसर बच्चों के लिए लिखा है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीजेस बिटवीन द ग्राउंड एंड फीट व्हेन देयर इज सोपी वाटर। सेम कहानी जो समझाई है प्लीज एक बार अच्छे से देखो, और सेम टू सेम बेटा कॉपी पेस्ट करना है एग्जाम के अंदर जाके, सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स। अगले कहानी फोटोज के साथ आपको क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन दिया है बेटा, एक्सप्लेन व्हाई स्पोर्ट्समैन यूजेस दी शूज विद स्पाइक्स। आपने फुटबॉलर्स और बाकी लोगों को, बहुत सारे बच्चे खेलते होंगे फुटबॉल, यू गाइज नो इट राइट? तो ऐसे स्पाइक्स आपने देखे होंगे, ये छोटे छोटे स्पाइक्स आपको दिख रहे हैं, ये देखे होंगे आपने, ये जो स्पाइक्स हैं इनका काम क्या है, तो बच्चा पार्टी को समझ आ गया सर, टू मेक द सरफेस रफ। पर आपको यहां से बनाना है कि स्पोर्ट्समैन यूजेस शूज विद स्पाइक्स बिकॉज ऑफ बेटर ग्रिप। क्यों? बिकॉज दिस ग्रिप इज गिवन बाय द स्पाइक्स व्हाइल रनिंग ऑन द फ्लोर, एंड दिस इज बिकॉज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन शूज एंड ग्राउंड विल इंक्रीज एट रफनेस इज इंक्रीज। इंटरलॉकिंग बढ़ गई है बेटा, तो आप क्या कहोगे कि सर इंटरलॉकिंग बढ़ते ही हम लोग ये कह सकते हैं भैया कि अब फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, और बच्चा पार्टी को ये कहानी समझ भी आ गई होगी। बढ़ जाए आगे, पक्का? बहुत शानदार। अगला सवाल देखेंगे बेटा। अगली प्रॉब्लम में वो आपसे बोल रहे हैं कि एक्सप्लेन व्हाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड मस्ट हैव स्पेशल शेप। ये सवाल बेटा बहुत महंगा है, पूरा 5 करोड़ का सवाल है बेटा, अच्छे से सीख ले। एग्जाम के अंदर बहुत पूछा जाता है, दे गाइस विल आस्क यू एक टेक्निकल टर्म स्ट्रीम लाइन, तो मैं ये आपके लिए लिख के लेके आया हूं अच्छी सी चीजें, और आपको मैं समझाने की भी कोशिश करूंगा। ये जो बात है स्ट्रीम लाइन शेप, लेट मी टेक डिफरेंट कलर सो इट विल बी, अच्छा लेट मी हाईलाइट इट, हम हाईलाइट करते हैं बेटा जिससे आपको ये समझ आएगा अच्छे से। ये जो स्ट्रीम लाइन आपको दिख रहा है, ये प्लीज अच्छे से समझ लेना, ये जो वर्ड है इट इज हैविंग वेरी इंपॉर्टेंस। और जब भी आपसे कोई पूछे कि सर जो फ्लाइट्स होती हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, उनका आगे का एक स्पेसिफिक शेप होता है, सर शिप्स जो होते हैं उनका भी अपना एक पर्टिकुलर शेप होता है, सर जो बर्ड्स होती हैं जनरली उनका भी आगे का फेस बड़ा स्पेशल होता है। जनरली ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी बर्ड इज हैविंग अ वेरी सिमिलर द फ्रंट शेप ऑफ द हेड, राइट? एंड दैट इज बिकॉज ऑफ अ रीजन, और उसको हम बोलते हैं बेटा फ्लूइड फ्रिक्शन की कहानी है। आप सोचिए, मैं ये जो आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूं, अगर मान लीजिए आपके पास एक नॉन स्ट्रीमलाइन शेप है फर्स्ट वाला, तो नॉन स्ट्रीमलाइन शेप में आप क्या कहोगे? सर नॉन स्ट्रीमलाइन शेप के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है ये स्ट्रीमलाइन नहीं है, तो हवा जो होगी बेटा ये क्या करेगी, ये इसको ज्यादा रोक पाएगी, सरफेस ज्यादा है ना बेटा, ऐसे आएगी हवा और ज्यादा रोक पाएगी, तो फ्लूइड फ्रिक्शन ज्यादा होगा, फ्लूइड फ्रिक्शन ज्यादा होगा, तो ये क्या होगा, आप कह सकते हो हार्ड टू मूव, इट विल बी डिफिकल्ट टू मूव, राइट? हाँ जी सर, ये क्या हो जाएगा सर, इट विल बिकम डिफिकल्ट टू मूव। इसका मतलब सर इफ वी आर हैविंग नॉन स्ट्रीमलाइन शेप, कुछ भी आड़ा टेढ़ा गोल है ना, कोई भी अगर ऐसा शेप है रेक्टेंगुलर, तो फिर चलना बड़ा हार्ड होता है। ऐसे बहुत बच्चे जानते हैं एसयूवीज होती हैं, स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स, बड़ी बड़ी गाड़ियां, वो बहुत तेज नहीं भग सकती, राइट? दे कैन रन अप टू 120, 140, 150, और कुछ स्पेशल कार्स थोड़ी और ज्यादा। पर जब आप बुगाटी चिरोन की बात करते हो और F1 रेसिंग कार की बात करते हो, दे आर हैविंग ए स्ट्रीमलाइन शेप, एकदम उनका स्ट्रीमलाइन शेप होता है, लाइक दिस केस नंबर 2। और उसमें एयर बेटा आती है, तो एयर डायनेमिक्स ऐसे होते हैं कि ऐसे हवा पास कर जाती है निकल के,
और जब हवा पास कर जाएगी भैया, अच्छा आप इधर से भी हवा आती मान सकते हो, हियर वी हैव सॉन इट, या आप अपने तरीके से भी फील कर सकते हो, बोथ थिंग्स आर इजी। तो आप ऐसे कह सकते हो, राइट। अगर आपको ऐसे समझना है तो यू कैन से सर इधर से एयर आई है, तो देखो ये एयर जो है ये ऐसे आई और ऐसे निकल के चली गई है। लेट मी टेक पॉइंटर और इससे आपको समझ आएगा। देखो हवा ऐसे आई और ऐसे निकल के चली गई है इजीली। यहाँ पे बेटा स्ट्रक डाउन कर रही है बार बार, क्योंकि बॉडी का शेप स्ट्रीमलाइन नहीं था। तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि सर वेन एवर वी आर हैविंग स्ट्रीमलाइन शेप, फ्लूइड फ्रिक्शन विल बी लेस। फ्लूइड फ्रिक्शन will be very less. If friction will be very less, then there will be less loss of power or small loss of power. Or that's why sir aeroplanes, birds and they all are having streamline shape. याद रख लेना भैया, STREAMLINE streamline, पानी की जो धारा होती है उससे हमने streamline वर्ड लिया है। आंसर कैसे लिखना है बेटा, लिख दिया आपके लिए सर ने। क्या लिखना है सर, व्हेन अ बॉडी मूव्स थ्रू अ फ्लूइड, तो क्या होगा, इट एक्सपीरियंसेस एन अपोजिंग फोर्स। सर हमको पता है उसको ड्रैग बोलते हैं या फिर सर हम फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं, राइट। हाँ सर अपोज करता है मोशन को, पता है हमको फ्लूइड के अंदर। पर आप कहोगे सर दिस अपोजिंग फोर्स इज ऑल्सो नॉन एज ड्रैग, आपको सिखा चुका हूं। फिर आप ये कह देना बेटा कि ये जो है स्ट्रीमलाइन शेप में होना इसलिए जरूरी होता है सो दैट friction force of fluid friction can be reduced, and because of that it will be easy or it will become easy for us to move in the fluids. ये कहानी आपको परफेक्टली यहां से समझ लेनी है। अगर ये क्लियर है आपको, दो तीन बातें। पहली बात कि सर ये जो है ये एक्सपीरियंस करेगा क्या, अपोजिंग फोर्स। दूसरी बात सर इसको ड्रैग फोर्स कहते हैं। और तीसरा हाईलाइटेड बच्चों को क्या करना है, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग और इट कैन बी मिनिमाइज्ड, राइट। ये कहानी आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे और इसकी वजह से क्या होगा, इट विल बी इजी टू मूव, राइट। ये स्टोरीज हैं बेटा अब तक की। ये सवाल जो है मैं आपको क्या बताऊं बेटा, हर बार स्कूल एग्जाम में आएगा। जब जब आप 8th क्लास के एग्जाम दोगे, सर एक ही बार देना होता है, मतलब जब भी आप दोगे आपके छोटे भाई देंगे, तो जो भी 8th का एग्जाम देता है स्कूल वालों का एक फिक्स क्वेश्चन है, एक एकदम फिक्स्ड सवाल बना लिया है उन्होंने कि गिव सम एग्जांपल्स हाउ वी कैन से दैट फ्रिक्शन इज आवर फ्रेंड एंड फोई। और जब ये सवाल आएगा तो आपको वही प्यारा सा याद करा हुआ हमारा आंसर लिख देना है। क्या सर, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। आप कहोगे फ्रिक्शन इज नॉन एज फ्रेंड एंड फोई बिकॉज इट हैज so many advantages but parallelly it has many more disadvantages as well. So ये हमारे गले की वो हड्डी है बेटा जिसको ना खा सकते हैं ना निकाल सकते हैं, बिकॉज सर ये जरूरी भी है और ये परेशान भी कर रही है। अच्छा, इट्स अ जोक जो नॉन वेज लोगों को जल्दी समझ आता है, इट्स फाइन, है ना। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से बेटा कि इतना समझिए जनाब, फ्रिक्शन फोर्स बहुत जरूरी है सर। माचिस जलाने से लेके, चलने से लेके, लिखने तक हर जगह जरूरी है और इसलिए ये जो है हमारे लिए जरूरी है, राइट। ये हमारा दोस्त है, वी आर एबल टू वॉक। ये फ्रिक्शन जो है इसकी वजह से वी आर एबल टू राइट, और इसकी वजह से हम लोग पेन पेपर पे लिख पाते हैं, हम चल पाते हैं, मैच स्टिक जला पाते हैं। बट इसके लॉस भी हैं सर, वियर एंड टीयर होता है। आप अभी सिखाए थे, शूज हमारे खराब हो जाते हैं। हमने अभी बात करी थी बेटा कि इसकी वजह से हीट निकलती है, मशीनरी पार्ट्स टूट जाते हैं और उसकी वजह से डैमेज हो जाता है। तो ये कहानी आप लिख दोगे तो टीचर को समझ आ जाएगा कि हमारा तो बच्चा समझदार है। डन, चलिए भैया जबरदस्त। तो लास्ट क्लास जो बेटा हमारी हुई थी, चैप्टर नंबर 11 आपके भैया ने आपके लिए बढ़िया से कल समझा दिया था। आप लोगों ने आई होप देख लिया है पूरा वो। और ये जो चैप्टर था हमने लगभग 1 घंटे 10 मिनट में किया था। वी हैव टेकन अराउंड 1 hour 10 minutes और सेम इज फॉर द फ्रिक्शन चैप्टर। हमने लगभग 1 घंटे 8-10 मिनट में कंप्लीट कर लिया है बच्चों। फाइनली ये हमारा शिक्षा क्लासेस का ऐप है विच यू कैन स्कैन एंड डाउनलोड इट। और इफ यू गाइस आर डन विद योर एग्जाम्स और आपको मजे आए चीजें सीख के, तो प्लीज अपने दोस्तों को ये शेयर कर दीजिए सो दैट दे कैन लाइक इट, दे कैन सब्सक्राइब इट। और फाइनली गुड बाय टू बच्चा पार्टी।